बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये सेशन है ये सिविल जज की प्रिपरेशन के हवाले से है। अगर मैं ये कहूँ कि हर वो शख्स जो LLB पास करता है और पर्टिकुलरली जिसकी एज राउंड अबाउट 30 इयर्स होती है और वो लाइसेंस ले लेता है, तो एक बार तो कम से कम वो ज़रूर जुडिशरी में अपीयर भी होता है। और हर बंदे की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है LLB करने के बाद कि वो जुडिशरी की तरफ आए। 10,000 के राउंड अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल अप्लाई करते हैं, लेकिन पासिंग रेशो अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 28, उसके बाद 8, 28, 8। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पिछले 7 से 8 साल में होने वाली जो अपॉइंटमेंट्स हैं बमुश्किल 100 अपॉइंटमेंट्स जाके होंगी। और पंजाब में सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी वैकेंसी आती है तो वो ओपन वैकेंसी होती है, क्योंकि मोर देन 600 पोस्ट वैकेंट हैं। वो डेफिनेट वैकेंसी नहीं होती कि जी हमें 10 बंदे चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए या 100 चाहिए। ऑन द अदर साइड सिंध के हवाले से लास्ट टाइम आलमोस्ट 192 लोग उन्होंने अपॉइंट किए। इसी तरह 80+ लोग पिछले साल अपॉइंट किए गए KPK के अंदर। बट ऑन द अदर साइड अगेन अगर हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर 2015 में अपॉइंटमेंट्स हुई थी, और उसके बाद अब आकर सिर्फ 8 जज 2022 में अपॉइंट हुए हैं। पिछले 8 सालों में बलूचिस्तान में 8 सिविल जजेस अपॉइंट हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ। तो पंजाब और बलूचिस्तान के हवाले से, और अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब के अभी करंट एग्ज़ाम हुए, तो लोग थोड़ा सा पीस टाइम पे चले गए कि खैर जी अब पता नहीं कब होगा। तो एक चीज़ क्लियर कर लें, इस बार भी बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से रहे और वो पेपर नहीं दे सके कि उनके जहन में ये था कि एडवर्टाइजमेंट के बाद हमें 4 to 5 मंथ का टाइम मिलेगा, जबकि मई में एडवर्टाइजमेंट क्लोज़ होती है, जून में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट 1 मंथ का गैप उसके अंदर था। और इस बार भी जो अभी तक की न्यूज़ है वो कुछ ऐसी ही है कि रिज़ल्ट आएगा विद इन 3 मंथ्स। रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद विद इन 1 मंथ उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे, विद इन 1 मंथ उनकी फ़ाइनल अपॉइंटमेंट्स होंगी, और वेरी नेक्स्ट मंथ में एडवर्टाइजमेंट आएगी और शॉर्ट नोटिस पे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अगेन आपके पास 6 मंथ के राउंड अबाउट ही पीरियड है, इससे ज़्यादा पीरियड पंजाब के हवाले से नहीं है। KP के एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है किसी भी वक्त, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से थोड़ा सा डिले अगर आएगा भी तो आएगा, उसके बाद इम्तिहान हो जाएंगे। बलूचिस्तान के हवाले से पोस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि जो पिछले साल के लोग हैं वो अपनी पोस्ट पर जा चुके हैं, और जैसे कि सिंध वाले लोग वो भी अपनी पोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। तो सिंध में भी जो पिछली एडवर्टाइजमेंट थी, आप सब लोगों को पता है कि वो 2 से 3 साल का गैप उसमें आया था, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट्स हुई थी। तो अब बात है कि तैयारी करनी कैसे है, तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। इसमें एक छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको सबसे पहले समझाऊं और अगर आपकी समझ में वो बात आ जाए, वो ये है, नो डाउट आप में से हर शख्स अगर वो सिविल जज की तरफ जाने का सोच रहा है, उसका एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होगा, वो अपने इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स भी लेता रहा होगा, और शायद उसने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 1 पेपर की सूरत में या किसी और सूरत में क्रैक किया भी हो। बट जुडिशरी ये टोटली उससे अलग है। अब उस माइंड सेट के साथ जो आपका है, अगर आप इसको लेकर आएंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि मैं जुडिशल एग्ज़ाम्स की तरफ आऊँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सिंपल जो मैं आप लोगों से चाहूँगा जो यहाँ पर तैयारी मेरे साथ स्टार्ट करें, वो ये होगा कि कुछ अरसे के लिए आप क्या चाहते हैं उसको आपने साइड पे कर देना, और 3 मंथ आपने वैसे चलना है जिस तरह मैं आपको चलाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता भी है कि एक चीज़ आपको आती है, बट इवन देन अगर मैं आपसे वो करवा रहा हूँ तो हो सकता है उसका ऑब्जेक्ट वो हो जो आपको पता ना हो। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पहले मैं हमेशा इस तरह करता था कि टेंसेस से स्टार्ट करता था, तो एक ही आंसर हर बच्चे को होता था, सर हमें टेंस आते हैं, आप क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस बार पिछले 2 दिनों में जो मैंने किया वो क्या किया, मैंने टेस्ट पढ़ाने स्टार्ट नहीं किए, मैंने आप लोगों से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेस्ट लिया, जिससे मेरे ख्याल में आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आलमोस्ट जो यहाँ पर स्टूडेंट बैठे थे उसमें से 90% लोग जो थे वो उसका 25% मार्क्स भी नहीं ले सके थे। 20 सेंटेंसेस में से क्या सूरत हाल थी, 3 या 4 ठीक थे। इसी तरह कल के जो 10 सेंटेंसेस थे उसमें क्या हालात थे, 1 या 2 सेंटेंस ठीक और बाकी सारे गलत। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंग्लिश है, अभी जैसे मैंने आप लोगों से एक सिंगल पेज लिखवाया और आलमोस्ट
एक आध स्टूडेंट को छोड़ के बाकी हर स्टूडेंट की फ़र्स्ट लाइन उसमें ही गलती मौजूद है। एज़ बीइंग एग्जामिनर अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, हम लोग जब कोई भी पेपर चेक करते हैं तो ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक हम पूरे पेपर में हरगिज़ नहीं देखते। जो पहला क्वेश्चन होता है वहाँ पे हम अपना माइंड बनाते हैं कि इस बच्चे का राइटिंग स्टाइल क्या है, राइटिंग पैटर्न क्या है, ग्रामर पर कितनी ग्रिप है इसको, ये किस तरह लिखता है और ये क्या चीज़ डिलीवर कर रहा है, और उसी इम्पैक्ट के ऊपर हम पूरा पेपर चेक करते हैं। तो जब इम्पैक्ट ये है कि पहली लाइन में ही आई बिलोंग्स आ गया, तो इट मीन्स कि इस शख्स को इंग्लिश के बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते। तो जो एक 2 या 3 नंबर हर सवाल में इस चीज़ के हमने देने होते हैं, जो कि होते लिखे हुए नहीं होते। जैसे कुछ आपने रूल्स पढ़े होंगे कि जो कहीं पर, जैसे हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कहीं लिखे हुए तो नहीं हैं लेकिन हर जगह हैं, ज़रूर एप्लीकेबल हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट को इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, आल्दो नहीं भी लिखा होगा, बट हम एग्जामिनर चेक करते वक्त ये चीज़ जहन में ज़रूर रख के बैठे होंगे कि ये चीज़ सही होनी चाहिए। इसी तरह हैंड राइटिंग है, राइटिंग स्टाइल है। और मैं अगर बहुत आसान इसको आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड करूं, तो जो 50% आपकी जुडिशल प्रिपरेशन है वो सिर्फ इस चीज़ में है कि आप लोग जो आपके जहन में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। नंबर 1, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स अच्छी हो। जब इन चीज़ों पर आप ग्रिप हासिल करेंगे, कमांड हासिल करेंगे, तो समझ लें 50% आपने जुडिशल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली। बाकी सब की सब तैयारी कितनी है? 50% है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आती है तो आपका जो क्रैमिंग का लोड है वो हाफ से भी कम रह जाएगा। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप हर पॉइंट को क्या कर रहे होंगे? क्रैम कर रहे होंगे। और अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से लिख सकते हैं तो फिर जो चीज़ क्लास में आप सुन के समझ लेते हैं उसको लिखना आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो अब क्योंकि एक चीज़ क्लियर हुई कि इंग्लिश हमारी 50% तैयारी है, तो इस बार जो हम इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा प्राइम फोकस जो पहले 3 मंथ का होगा वो किसके ऊपर होगा? इंग्लिश पे। कि जिसमें गोल ये होगा कि हर बच्चा इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग पर्टिकुलरली जो स्किल है उसमें इस हद तक कैपेबल हो कि वो एक सिंगल मिस्टेक भी अपने किसी सेंटेंस में ना करे, चाहे वो कॉमा, चाहे वो फुल स्टॉप। और इसमें किस तरह कि आज तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों में से कोई भी शख्स जब लॉ का कोई पेपर अटैम्प्ट करता है तो उसमें प्रॉपर पंक्चुएशन का ख्याल रखता होगा। कभी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुएशन या तो एंड होता है, और अक्सर सेंटेंसेस में 7 बार एंड लगा होता है, या कॉमा। ये 2 पंक्चुएशंस के अलावा ना तो यहाँ पर किसी ने पंक्चुएशन लगाई है और ना ही हम अपने रूटीन लाइफ में कभी कोई पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं 2 को छोड़ के। और वो 2 क्या हैं? या कॉमा चल रहा हो, ज़्यादातर होता ही कॉमा है। तो अब इससे आगे का इंग्लिश में पंक्चुएशन है ही नहीं, बिल्कुल है। तो हमने इस चीज़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको क्या करना सीखना है? अप्लाई करना सीखना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो मेन फोकस जो आप लोगों का होना चाहिए वो इंग्लिश राइटिंग स्किल, और हरगिज़ ऐसे प्रेसी इस तरफ मत जाएं। इंग्लिश राइटिंग स्किल का मतलब ये है कि आपके टेंसेस, आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज यानी कि आपके वॉइस, उसके बाद आपके डायरेक्ट यानी कि आपकी नरेशन, और इसके साथ कुछ हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद कुछ गोल्डन रूल्स ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में होने वाली हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं, उनको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं आपके पास। इन 5 स्टेप्स की बैक पर इससे पहले एक चीज़ आएगी जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ लेकर जाएंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर यूज़ नहीं सीखेंगे तो आप टेंसेस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इस सीक्वेंस के साथ आप अगर अपना इंग्लिश का जो एक तैयारी है, प्रिपरेशन जो उसको अगर स्टार्ट करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं आपकी जगह पर बैठा हूं, आज सुबह मैं एक क्लास पढ़ा रहा था और वो सिविल सर्विसेज एकेडमी में थी,
जहाँ पर DMG ग्रुप के लोग ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं, जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो सेम क्लास को हम 2 टीचर्स पढ़ा रहे थे। पिछले 5 दिनों से एक ही टॉपिक रिकॉर्ड ऑफ राइट, वो डिफरेंट तरीक़ों से उनको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कभी कोई रेवेन्यू ऑफिसर आके उनको पढ़ा रहा है, कभी कोई तहसीलदार आके पढ़ा रहा है, कभी कोई पटवारी आके पढ़ा रहा है, कभी लॉ के पर्सपेक्टिव से उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फिर भी क्यूरीज क्रिएट होती जा रही थी। तो उस पर आज मैंने सिंपल क्या किया, मैंने उन्हें कहा कि आप सब लोग ये करें कि अब तक ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, आप एक सिंगल पेज पर लिख कर हमें दे दें। जब वो सब लिखने लगे तो मेरे साथ जो 2 टीचर्स बैठे थे, मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि सिर्फ वो फ़लाँ शख्स बैठा है, ये बंदा सही लिखेगा और बाकी सब गलत लिखेंगे। उसने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये सही लिखेगा और बाकी सब गलत लिखेंगे। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये वो लड़का है कि जो ख़ुद से पढ़ के आता है, और बाकी सारे वो लोग हैं जो क्लास में बैठकर समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करके वहाँ से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई सिंगल पर्सन भी टू द मार्क कोई भी चीज़ नहीं लिखेगा। उसने कहा जी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जब 15 मिनट के बाद वो असाइनमेंट सबमिट हुई तो सिर्फ एक वही लड़का था जिसने सब कुछ ठीक लिखा था। और बेसिक इसका कंक्लूजन क्या है कि माइंड क्लैरिटी सिर्फ उस वक्त आएगी, कंसेप्चुअल क्लियरिंग सिर्फ उस वक्त आएगी जब आप खुद किसी चीज़ को पढ़ के अपना एक जो कंसेप्ट है वो बनाएंगे किसी चीज़ के बारे में। सुनने सुनाने से और सुनकर लिखने लिखाने से कभी कुछ भी नहीं होता। मैं अभी आपको एक लेक्चर डिलीवर कर देता हूँ और क्लास के फ़ौरन बाद आप में से किसी को कहता हूँ कि आएँ जनाब, और आकर आप इसको क्या करें, डिलीवर करने की कोशिश करें। कंसेप्ट यहाँ से किधर चला जाएगा, वहाँ। और अगर इसी सुने सुनाई के बेस पर आप जब भी डिलीवर करेंगे ऐसा होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा उसको 15 मिनट में खुद रिवाइज़ करेगा किताब से देख के और अपने जहन में उसका स्केच बना के आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो अच्छा चलेगा। तो इंग्लिश भी कुछ ऐसी ही है कि अगर हम आपको 100 बार भी पढ़ाएं, आपको हमेशा यही लगेगा कि आपको टेंसेस भी आते हैं, आपको एक्टिवाइज भी आते हैं, आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप उसको अपने तौर पर हल करने या लिखने की कोशिश करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़, ना सिर्फ इंग्लिश के लिए बल्कि अगर मैं कहूँ कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट के इम्तिहान को क्रैक करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जब तक ये आप में नहीं होगी आप इस इम्तिहान को क्लियर नहीं कर सकते, और वो है सेल्फ़ मोटिवेशन। जब तक आप किसी और का इंतज़ार किए बग़ैर ख़ुद अपने साथ कमिटमेंट ना करें कि मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लेकर चलना है, आप कभी भी इसको किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर के सर पर भी क्लियर नहीं कर सकते। जब तक इसमें आपकी एफ़र्ट्स ऐड नहीं होंगी, हमारी गाइडेंस किसी भी काम की नहीं है। तो लिहाजा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, होना क्या चाहिए कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 10 सेंटेंस कल बना कर लाएँ तो मोटिवेशन का लेवल ये हो कि आप 20 या 30 बना कर लाएँ। लेकिन होगा क्या कि 10 भी रो धोकर बनाए जाएंगे। जो लोग 10 भी रो धोकर बनाएंगे वो कभी भी आगे इसको लेकर चल ही नहीं सकेंगे। और जो लोग 10 की बजाय 20 अपने जहन से सोच कर बना कर आएंगे, विद इन 3 मंथ वो देखेंगे कि उनकी आज की जो ये इंग्लिश, अगर मैं इसको अपने पास संभाल के रख लूँ, जो गलतियाँ हुई हैं, और आप लोगों से ही मैं वो गलतियाँ अगर कल को 3 महीने बाद कहूँ कि आप निकालें, तो आप ख़ुद निकाल रहे होंगे कि सर वाकई आप ठीक कह रहे थे, ये गलतियाँ मेरे अंदर थी। इनफैक्ट आपको ये पता नहीं है कि आपकी इस राइटिंग में गलती क्या है। कुछ लोग, कुछ चेहरे वो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा था, आपको ही गलत लग रहा है। तो इनफैक्ट यही चीज़ कि जब आपको अपनी गलती का पता नहीं होता, आप कभी भी उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो वो पता कब चलेगा कि जब सेल्फ़ मोटिवेशन आएगी और आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो अपनी तैयारी में आपने पहले 3 महीने मिनिमम, मैं कहता हूँ कि 2 आवर भी कम है, बट मिनिमम 2 आवर्स अ डे आप इंग्लिश को अपने तौर पर दें। आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, उसको लेकर चलें। जब तक आपकी इंग्लिश क्लियर नहीं होगी, आपका जुडिशल एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। आपका जुडिशल एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन इंग्लिश की स्किल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी इंग्लिश की स्किल होगी उतने चांसेस आपके इम्तिहान क्लियर करने के बढ़ जाएंगे। सेकेंडली, लॉ के हवाले से तो आज सिर्फ अगर मैं आपके लिए एक एम्बिग्यूटी दूर कर दूं
कि इस बार, इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, मोहसिन आपने पिछले दिनों में कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं कानून शहादत ऑर्डर के, पास पेपर्स को एक सीक्वेंस में लाए, क्या कोई रिपीटेड क्वेश्चन आपको नज़र आए? 1991 से आपने स्टार्ट किया, 1991 से लेकर 2023 ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स बनते हैं, जिसमें 15 के करीब एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, और उसमें कुल मिलाकर कानून शहादत ऑर्डर के जो हमने सवाल निकाले वो कोई 30+ सवाल निकले, जिसमें से 2 या 3 रिपीटेड थे बट डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ थे। वो रिपीटेड नहीं थे बट लोगों को लग रहा था कि रिपीटेड हैं। वो रिपीटेड क्यों नहीं थे? क्योंकि उसने एस्पेक्ट ही चेंज करके पूछा था। पहले उसने अगर प्राइमरी एविडेंस का कोई और एस्पेक्ट पूछा था तो दूसरी बार उसने उसका एस्पेक्ट क्या कर दिया? चेंज। वो उसको समझ नहीं आई जो ये कह रहा है कि ये रिपीट हो, क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि इसमें अगर कोई बंदा नोट्स के सर पे तैयारी कर रहा है तो वो टोटली फेलवर है, उसमें कुछ हो सकता ही नहीं है, क्योंकि नोट्स कभी भी नए एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करते। नोट्स हमेशा बनाए जाते हैं पुराने सवालात और पेपर्स को देखने के बाद। तो फिर तैयारी कैसे करें? तैयारी का ओनली सोल्यूशन हमारे पास है तो बेयर एक्ट, लेकिन बेयर एक्ट में से जो उसकी कॉमन प्रैक्टिस है वो है क्या? वो किसी एक सेक्शन से 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन देता है। अब बात है कि एक सेक्शन को एक्सपेंड कैसे करें तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बन जाए, उसकी हेडिंग्स कैसे बनाएं, उसको लेकर कैसे चलें, तो वो सारा कुछ किसके ऊपर बेस करेगा? आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल के ऊपर। अगर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स नहीं हैं तो किस तरह आप किसी एक सेक्शन को एक्सपेंड करेंगे? कल की जो लास्ट हमारी क्लास थी कानून शहादत ऑर्डर की, उसमें लास्ट पे हमने कुछ सिंगल आर्टिकल्स पढ़े, अगर आपको याद हो तो। अगर आप उन सिंगल आर्टिकल्स को देख लें तो वो सिंगल आर्टिकल अपनी ज़ात में एक पूरा क्वेश्चन है, और वो 3 to 4 लाइन्स के ऊपर था। अब 3 to 4 लाइन्स का अगर कोई आपका आर्टिकल या सेक्शन है, उसके बेस पे आप 20 मार्क्स का 6 to 7 पेज का क्वेश्चन लिखेंगे कैसे? ये स्किल। और अक्सर सवाल आते हैं जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स या सेक्शंस इंटरलिंक होते हैं। अब उनको लिंक कैसे करेंगे? लिंक करने के लिए आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो किसी आपको गाइड बुक में नहीं मिलेगी। वो कौन क्रिएट करेगा? आप खुद से। और ख़ुद से कब करेंगे? जब आपके पास कौन सी स्किल होगी? राइटिंग स्किल होगी। तो राइटिंग स्किल ये 1, 2, 4 दिनों में आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। तो राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें पहले आपको याद करनी पड़ेंगी। और किसी भी टॉपिक के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको 2, 3, 4 फेज़ में लेके चलूँ, हम लोग पहले ऐसे ही चलते थे। हम लोग 2 फेज़ में तैयारी करवाते थे, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो बेस करता था हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जहाँ पर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न को जनरली टच नहीं करते थे। और जब फ़ेज़ 2 उस वक्त हम स्टार्ट करते थे कि जिस वक्त एग्जामिनेशन अनाउंस हो जाते थे, हमारे पास 4 मंथ का पीरियड होता था और हम उसमें क्या करते थे? फ़ेज़ 2 अनाउंस करते थे, और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न हम उसके मुताबिक अपना जो पैटर्न है और तैयारी है उसको आगे लेकर चलते थे। बट अब हो क्या गया है? अब तो इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी भी वक्त इम्तिहान आपसे लिया जा सकता है। अगर किसी भी वक्त आपसे इम्तिहान लिया जा सकता है तो फिर हम क्या करें? क्या फिर हम वाकई इसको 2 फेज़ में लेकर चलें? अब नहीं। अब इसका जो हमारा प्रिपरेशन चलेगा वो सिंगल फेज़ में होगा। यानी कि जिस दिन हम किसी सेक्शन को पढ़ेंगे उसी दिन उस सेक्शन के इम्तिहान में आए हुए सवालात को भी क्लियर करेंगे, और उसी दिन उसके हवाले से जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भी हम ऑन द स्पॉट ही करेंगे। और सवाल की तैयारी अगर कोई मुझसे पूछे कि सर पढ़ना किस तरह चाहिए, या अगर मैं कैसे पढ़ता था, शायद आप लोगों को पता हो कि मेरा थ्रू आउट जितना भी कैरियर है, अगर कोई सबसे मुझे कम मेडल मिला होगा तो वो शायद कहीं पर सिल्वर मिला होगा, बाकी आलमोस्ट हर जगह पे गोल्ड मेडल है, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है। तो अगर उसमें कि सर आप ऐसा क्या करते थे कि ये सब कुछ लॉ में आपने ऐसा क्या किया, या कहीं और किसी जगह पर आपने ऐसा क्या किया, या अगर आज भी आप लोगों में से कुछ लोग जो ख़ासतौर पर रात को अगर कोई 1-2 लोग यहाँ पे होते हैं वो 10 बजे के बाद आकर देखेंगे तो मैं जब लेक्चर तैयार करता हूँ, या कोई लेक्चर का मतलब एक टॉपिक मैं तैयार करता हूँ, तो मैं कैसे तैयार करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने एक लेक्चर डिलीवर करना है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, उसका कोई भी सेक्शन है जिसका मैं लेक्चर अभी डिलीवर करने जा रहा हूँ, सेक्शन 39 का मैं लेक्चर डिलीवर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसका ओनली बेयर एक्ट जो इंग्लिश में है
मैं उसको रीड आउट करूँगा। फिर इसी बेयर एक्ट का जो उर्दू में आपके पास कानून है ट्रांसलेशन के साथ वो पढ़ूँगा। फिर थर्ड नंबर पे इसकी जो कमेंट्री है उससे मैं मदद लूँगा। फिर फोर्थ नंबर पे इंटरनेट सोर्सेज की तरफ जाके वहाँ पर अगर कोई इसके हवाले से किसी ने क्वेश्चन या कोई और जनरल पॉइंट्स क्लियर किए हैं तब। और ये सिर्फ पढ़ने का फेज़ है। इस वक्त तक मेरी जो नोटबुक है वो ब्लैंक है। फिर उसके बाद मैं माइंड सेट अपना क्लियर करूँगा कि इस टॉपिक को जो मैंने आगे एक्सपेंड करना है, कौन कौन सी हेडिंग्स ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है। फिर यहाँ से हेडिंग्स निकलेंगी, उनको अगर कहीं क्रॉस रेफ़र करना तो वो रेफ़र करूँगा। और फिर उसके बाद एक कंप्लीट टॉपिक बनेगा। और मिनिमम अगर एक सवाल मैंने आप लोगों को पढ़ाना है तो आज भी 2 to 3 आवर्स मुझे लगते हैं उसको तैयार करने के लिए, जो एक वो जस्टिफाइबल टाइम है कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि जी मैं एक टॉपिक तैयार करके आया हूँ तो वो उसी वक्त ही तैयार होगा जब 2 से 3 घंटे आप उस टॉपिक को देंगे। और अगर आप उससे हटकर क्लास में सुनी सुनाई बात को आप लेकर चलेंगे, आप कभी भी इस इम्तिहान को पास नहीं कर सकते। और इसमें आपका हर दिन क्या होना चाहिए कि कल मेरा इम्तिहान है, इस टॉपिक को मैंने कल के इम्तिहान के लिए इस तरह तैयार करना कि जैसे मैंने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है। उसमें कोई कसर छोड़नी नहीं है कि मैं इम्तिहान के करीब जाकर इसको क्या करूँगा, दोबारा से तैयार करूँगा। दोबारा से तैयार वाली बात, मज़ीद इम्प्रूवमेंट वाली बात, उस वक्त कोई भी टाइम आपके पास नहीं होगा। जो आपके टॉपिक की प्रिपरेशन है वो ऑन द स्पॉट, अगर आज आपको मैंने कोई चीज़ पढ़ाई है तो इट मीन्स कि आपने जाकर उसी दिन उस टॉपिक के हवाले से आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर नोट्स जो हम साथ साथ प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि जब ये इंग्लिश की मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम लोग खुद से लिखने के काबिल नहीं होते। तो नोट्स की वजह से क्या होता है कि उनकी वोकेबलरी पहले इन्हेंस हो जाती है, उनके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसके बाद लिखना उन लोगों के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान। लेकिन नोट्स की तरफ जाने से पहले कानून को समझने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो किसकी रीडिंग है, बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट की ऐसी रीडिंग कि जिस रीडिंग के अंदर एक एक लफ्ज़ आपको उस बेयर एक्ट का क्लियर हो कि इसका मतलब क्या है। अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो नेक्स्ट मैंने नोट्स में अभी अमेंडमेंट कर दी है वो थोड़ी सी ये कर दी है कि हर जो सेक्शन या आर्टिकल होगा उसका उर्दू तर्जमा नहीं दे रहे हम लोग, उसकी उर्दू अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, क्योंकि उर्दू तर्जमा फिर समझ नहीं आता जो कानून की ज़ुबान में लिखा होता है। उर्दू अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो इजी अल्फाज में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे मैं आपको इंटरप्रेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अल्फाज वहाँ पर लिखे होंगे जो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन नहीं होगी बल्कि उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आप सेक्शन को पढ़ के नहीं समझ सके तो उसका जो शॉर्ट नोट है वो आपको सेक्शन समझने में मदद देगा कि अच्छा इस सेक्शन का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। और अगर वो कहीं पर इंटरलिंक हो रहा होगा तो उसको उसी जगह पर क्या किया जाएगा, इंटरलिंक करके आपको समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि आप उसको बेहतर तरीके से तैयार करें। लेकिन ये तैयारी उसी वक्त होगी जब आज की चीज़ आज ही तैयार होगी। इसमें टुमारो है ही नहीं और वैसे ही टुमारो नेवर कम्स। तो इसमें जो लोग अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं जी कि कल कर लूँगा, हो जाएगा, नहीं हुआ, नहीं कर सका, और स्किप करने की कोशिश में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप करने की कोशिश में होते हैं कि जी बीमार हो गया, ये नहीं पता था, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ऐसा ही होता है ना, आज ये हो गया, आज वो हो गया। कभी भी आप अपने उस तैयारी को उस तरफ लेकर जा सकते ही नहीं हैं। तो इसका हक, जैसे कभी किसी आपने, मेरे ख़्याल में जितने हुफाज कराम पुख्ता होते हैं कोई और इतना पुख्ता नहीं होता ना, गलतियाँ उनकी बहुत ही कम होती है अपने उस जिस चीज़ के वो एक्सपर्ट होते हैं। तो वो हिफ्ज़ करने से पहले 4-5 बार सिर्फ पढ़ते हैं, उस वक्त वो याद करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, कुछ चीज़ें उनके जहन में और लाशऊर में जा रही होती हैं। तो लॉ में भी आपने क्या करना है कि बेयर एक्ट को पहले सिर्फ क्या करना है, रीड आउट करना है, मुश्किल अल्फाज उसके ऊपर लिखने हैं, उसको समझने की कोशिश करनी है कि आपको समझ आए कि ये है क्या। तो अगर इसकी तैयारी को मैं बिल्कुल आपके लिए जो है, वैसे तो मैंने वो आपको पेपर पैटर्न समझाना है, पेपर में क्या चीज़ें हैं, तैयारी कैसे करें, किस तरह के पेपर आते हैं, वो चीज़ें समझानी हैं। लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल अल्फाज में इस सारे सेशन को अगर कंक्लूड करके आपको बताऊं कि आपने तैयारी कैसे करनी है, तो इसकी तैयारी में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपको जज बनाएंगी। एक इंग्लिश पे कमांड और दूसरा बेयर एक्ट्स का थारो नॉलेज, कि जिसमें आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी बेयर एक्ट्स की, कि आप किसी भी सवाल को देखें
तो एटलीस्ट आप उसको फ़ौरन रेफ़र कर सकें कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये कानून शहादत आर्डर का आर्टिकल 72 में से आया है। तो आप इस पोजीशन पे जिस वक्त आ गए कि आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने लग गए कि ये क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन यहाँ से है, तो समझ लें कि आप अपने ट्रैक पे आ गए। उसके बाद जाकर अगला स्टेप होगा कि आप तैयारी कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं। और डेफिनेटली रिसोर्सेज आप जितने भी बढ़ाते चले जाएँ, इतना नहीं होगा कि हम किसी शख्स के इंग्लिश के या किसी भी एक सवाल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ें। तो उसका हल क्या होगा, आप आपस में अपने पेयर्स बनाएं पढ़ाई के लिए, और एक शख्स अपना सवाल दूसरे को चेक करा कि हाँ जी चैलेंज है, गलती निकाल कर दिखा, और जब वो गलती निकाल कर दिखाए तो उसको आप एडमिट करें कि हाँ ये मेरी गलती है। और इस तरह जब आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट होती जाएंगी तो सबसे बेस्ट तरीका जो इम्प्रूवमेंट होगी वो उसी वक्त होगी जब आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट होंगी और आप उसको दुरुस्त करके आगे फर्दर लिखेंगे तब। अब इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है क्या नहीं है उसकी तरफ हम चलते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें अपने जहन में रख लें। अगर आप लोगों ने जज बनना है तो नंबर 1 इंग्लिश और नंबर 2 बेयर एक्ट, ये इन दो चीज़ों पे आपको, और कोशिश ये करना है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड चलें कि 3 से 4 महीने में इन चीज़ों पर इतनी कमांड हासिल कर लें कि उसके बाद चीज़ें आपके लिए मज़ीद क्या होती जाएँ, आसान होती चली जाएँ। लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होगा, 6 मंथ के अंदर हमने इसको कवर अप करना होगा, तो बेयर एक्ट के साथ साथ इसके जो नोट्स हैं, अब ये जो आपका बर्डन है इसको मैं इस हद तक कम कर दूंगा कि इसकी जगह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और नोट्स के साथ मज़ीद ये बर्डन भी मैं इस तरह कट कर देता हूँ कि उन नोट्स के अंदर उस दिन के जो रेलेवेंट प्रोविजंस होंगे मैं उसमें प्लेस कर दूंगा, ताकि आप लोग उस एक सिंगल मटेरियल को पढ़ेंगे तो आपको उसमें बेयर एक्ट की वर्डिंग भी मिल जाए, आपको उसका जो इंटरनेट के हवाले से जो हमने सर्चिंग करके जो डाटा ऐड करना था वो भी मिल जाए, और एक क्वेश्चन जो आ चुका है उसको किस तरह अटैम्प्ट किया जाना चाहिए वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएँ। और नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह एक और बच्चों की है कि जब भी आपसे टेस्ट लिए जाते हैं तो आपका 20 मार्क्स का आंसर 3 या 4 पेज से ज़्यादा होता ही नहीं है, जबकि इम्तिहान की रिक्वायरमेंट 7 या 8 पेज है। आप यहाँ पे वो जान छुड़वा रहे होते हैं, वो आदत आपकी यहाँ से बनती है, फिर पेपर में जाकर आप कंफ्यूज होते हैं, आपके पास मटेरियल होता ही नहीं है। तो जब तक ये सिचुएशन ना आ जाए कि मटेरियल ज़्यादा हो और आप परेशान हो कि मैंने कट कहाँ से करना है, तब तक आपकी तैयारी हुई ही नहीं है। तो मेन इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए रोज़ाना का काम रोज़ाना, अगर किसी वजह से शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, क्योंकि अगर हम डेली हर चीज़ को चेक करेंगे तो एक टेस्ट जो 10 मिनट में लिया जाता है उसको चेक करने के लिए कम से कम 50 मिनट लगेंगे। 1 आवर टाइम वो करने की बजाय आप अपनी रूटीन में जब आपको एक टास्क दे दिया गया और उसके मुताबिक एक रिटन फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि हमारा स्केड्यूल क्या है, आपने उसके साथ स्टिक हो जाना, उससे हटना नहीं है। अगर हटेंगे तो क्या उसका नतीजा निकलेगा, उसका नतीजा यही निकलेगा कि हटने की सूरत में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप फ्यूचर पर रखेंगे कि जी वो कर लेंगे, हो जाएगा, अभी सिर्फ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बाद में तैयार हो जाएगा, टेस्ट बाद में हो जाएगा। तो जो लोग पिछले कुछ अरसे से हमारे साथ चल रहे हैं उनको इतना पता होगा कि जो चीज़ रह गई सो रह गई, दोबारा वो बेहतर होकर नहीं आई। तो बेहतरी का मौका, तो जो लोग डेडिकेटेडली इस काम के लिए कि हमने ये तैयारी करनी है, तो ये तैयारी मिनिमम अगर मैं कहूँ 6 मंथ में आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो मिनिमम ये 12 आवर्स अ डे मांगता है, इससे कम ये तैयारी नहीं है। जिसमें से 4 आवर्स आप हमारे साथ अगर देते हैं तो उन 4 आवर्स में वाकई ट्रू सेंस में टेस्ट तैयार करने के लिए आपको 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 सवाल हैं तो 4 घंटे में, अगर इंग्लिश है तो उसको 2 घंटे 6 और 2 घंटे मिसलिनियस जब आप जनरल चीज़ों को देंगे तो कहीं जाके आपकी तैयारी होगी। तो अभी से अपने जो रूटीन है उसको अगर सीरियस अटैम्प्ट देनी है, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि 10,000 लोग अटैम्प्ट देते हैं और जिसमें से सिर्फ 8, 10 या 15 लोग निकलते हैं। तो अगर आप उन 10,000 में से 8-10 में आना चाहते हैं, ख्वाहिश सबकी होगी, घरों से सब यही सोच कर आए होंगे, इरादा सबका यही होगा कि जी हमने सीजे बनना ही बनना है, लेकिन बात यह है कि जो उस लेवल की मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह बन जाएगा। और मुझसे जब भी लोग ये पूछते हैं कि सर ये सिविल जज के इम्तिहान में वो पास नहीं करते, मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें संभाल के रखता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को ही दे देता हूँ कि आप डिसाइड करें क्या इनमें से कोई बंदा सिविल जज बनने के काबिल है। जो शख्स एक सिंगल सेंटेंस पहला नहीं लिख सकता सही, जो बिलोंग और बिलोंग्स की स्पेलिंग नहीं लिख सकता, जो उसको ये नहीं पता कि कंप्लीट और कंप्लीटेड की स्पेलिंग में फ़र्क क्या है और कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, क्या आप ये कहेंगे कि उस शख्स को सिविल जज का इम्तिहान पास करवा दिया जाए? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो गलती किस एंड पे है? एग्जामिनर के एंड पे नहीं है। गलती किसके एंड पे है? हमारे एंड पे है कि हम अब उस लेवल को जब तक अचीव नहीं करेंगे जो डिज़ायर्ड है, तब तक हम अगर सोचें कि जनाब एग्जामिनर ने गलत किया तो ये बिल्कुल गलत होगा। और इसमें कुछ लोग
अपनी खामियां कोताहियां उनको छुपाने के लिए एक बड़ी कॉमन सी बात करते नज़र आते हैं, वो जी सीटां ते विखी हुई ने, रिश्वत के बगैर कुछ होंदा नहीं है, सिफारिश के बगैर कुछ होंदा नहीं है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम तो कुछ कर सकते ही नहीं हैं। तो मैं बड़ी बात नहीं करता, बट उन सब लोगों के लिए, अगर मैं भी किसी ज़माने में ऐसा ही सोचता था जब मैं काम से दिल चुराता था कि ऐसा ही होगा, बस अब्बा जी पूछते थे कुछ करदा क्यों नहीं, तो आगे से जवाब होता था अब्बा जी फ़ायदा तो है कोई ना, सिफारिश वाला बंदा अग्गा जाएगा, असी की करना पड़ के। बट जब ज़िंदगी में थोड़ी सी भी एफ़र्ट की तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में ख़ुद ब खुद जो रास्ते खोले। आप सब लोगों को पता है मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी वाल्टन में पढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एकेडमी जो माल रोड पे है, जहाँ पर डीएमजी ग्रुप ट्रेनिंग करता है वहाँ पे। और कल मेरी अपॉइंटमेंट एक जो नई हुई है कि जहाँ पर जो प्रोविंशियल सर्विस के हवाले से ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पर भी, तो उसमें कोई ना सिफारिश है ना ही कोई और ऐसा रेफरेंस था कि जिसने मुझे वहाँ पे किया या मैंने किसी को कोई रिश्वत दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से मुझे कॉल्स आए कि आप आकर यहाँ पे क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप आएँ और यहाँ पर आकर इस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो ये सिंपली आपको इतना बताना है कि अगर आप अपनी ज़ात पे मेहनत करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, तो वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। उसमें अगर एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा और उसका फ्रूट भी मिलेगा, और वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश अगर कोई रखते हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं किसी भी ज़िंदगी में कहीं पर भी जाकर CSPs को पढ़ाऊँगा, DMG ग्रुप को पढ़ाऊँगा, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दूँगा, ASPs को पढ़ाऊँगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। बट अगर सोचा जाता तो ये मेरा फेलवर था कि मैं CSP क्यों नहीं बन सका, मैं जुडिशरी में क्यों नहीं जा सका। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं आज उस चीज़ को देखता हूँ तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा हुआ था जो उससे एक स्टेप ऊपर था। तो बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में मेहनत जो करना है, अगर आप उसको इस जैसे किसी हीले बहाने की वजह से छोड़ दें कि फ़ायदा नहीं है, तो ये गलत सोच है। स्टिल मेरिट इसलिए है कि आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ज़रूर देख रहा है। तो जब आप मेहनत सच्चे दिल से करते हैं तो वन वे और अदर आपको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है, और वो उससे बेहतर कंपनसेट करने वाला कोई भी नहीं है। तो हमारा जो काम है बेसिकली वो एफ़र्ट करना, और एक ट्रू एफ़र्ट इस तरह की करना कि जो रिक्वायर्ड है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ इसको, तो हम ये नहीं कह सकते जनाब कि वो तो रिश्वत सिफारिश, पाकिस्तान है रिश्वत सिफारिश चलता है, बट जहन में रख लें सिर्फ 10% से ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं होता। और वो 10% भी कहाँ पे होता है कि जो लास्ट एज पे कुछ लोग बैठे होते हैं उनकी हद तक थोड़ी सी ओपिनियन चेंज होती है। बाकी आपका जो जनरल अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पर ही आता है। आप कभी कोई ये नहीं कहेंगे पता नहीं ओ वाला बंदा किवें हो गया। जब आप उस वाले बंदे को जाकर देखेंगे तो वो वाकई ही इस काबिल होगा कि वो हुआ हो। तो आपने जो सबसे पहली चीज़ करनी है, आपने अपने आप को उस लेवल पर लाकर खड़ा करना है। और वो लेवल कब आएगा कि 1 मिनट भी वेस्ट ना किया जाए। यहाँ पर अगर आप आकर बैठते हैं तो आपको 5 मिनट भी मिलते हैं, तो आपके पास जो सामने जो चीज़ होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपकी पूरी तवज्जो हो और आप उसके मुताबिक उसको लेकर चल रहे हों।